Today's topic is law of conservation of energy. ये टॉपिक कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. स्टेटमेंट पढ़ देते हैं एक बार. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसका एक फॉर्म, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर. फॉर्म चेंज होगा बट एनर्जी क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू वन अदर. तो यहाँ तक तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक सिंपल स्टेटमेंट सुनने में, लर्न करने में आसान हो जाता है. मतलब क्या है? मतलब है कि अगर आप एनर्जी का एक फॉर्म लेकर के चल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल भी लिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि क्लाउड्स से पानी हाइट तक पहुँचा, मान लो डैम्स तक पहुँचा. अब डैम में इतनी हाइट तक पानी इकट्ठा हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई. फिर उसको अलग अलग टनल्स के थ्रू टरबाइंस तक लाते हैं तो पानी में बहुत वेलोसिटी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी से उन टरबाइंस को रोटेट किया, टरबाइंस के साथ कनेक्टेड कॉयल रोटेट हुई. कॉयल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में थी, तो एक काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ दूसरा कौन सी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी. दोनों एनर्जी मिल गई तो हमने एक और तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम एबल हो गए क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए. अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग सब यूज़ करते हैं. हम आप जिस तरीके से, जिस कनेक्शन से हैं, कनेक्टेड हैं, वो भी क्या है, एक पार्ट उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, छोटा भी नहीं. पर इस लॉ का एक छोटा सा एक्सेप्शन भी रहा. वो एक्सेप्शन क्या है, इसके साथ एक और, इसी के पैरेलल में एक लॉ और चलता है. एक तो हमारे पास एक पार्ट हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. दूसरा इसी के पैरेलल केमिस्ट्री लेकर के चलती है. केमिस्ट्री कहती है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. इन दोनों लॉज को, इन दोनों पैरेलल लॉज को मिलाने वाले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एनर्जी एंड मास दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम द लॉ. लॉ कौन सा है, तो वो कहता है लॉ है डेल्टा एम सी स्क्वायर. मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. मास अगर मान लीजिए एक मास आपने ले लिया 1 ग्राम. 1 ग्राम को मतलब 10⁻³ किलोग्राम. यहाँ c क्या है, कहता है स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट तो छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेट्स कैलकुलेट. हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. 1 ग्राम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, 1 ग्राम कितना है, बहुत कम वैल्यू है. अब उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, तो कहता है 10⁻³ इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 9 × 10⁻16 - 3 9 × 10⁻13 जूल. यार ये तो बहुत सारी एनर्जी है. तो हम तो हर 1 ग्राम, हम कोयला जलाते हैं, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं होती. सोचो कोई फ्यूल जलाते हैं, इतनी 1 ग्राम फ्यूल से क्या इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि हमारी गाड़ी चल पड़े. यहाँ पर बात हो रही है कि मास डिस्ट्रॉय होगा. जो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ है वो खत्म होगा और ये वाला लॉ भी खत्म होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ, पढ़ाना मुझको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. नॉर्मल प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट है. नॉर्मल प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक पार्ट ऐसा आता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमारे यहाँ फिजिक्स में एक आर्टिकल आता है, मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में. एक होता है पेयर प्रोडक्शन और एक होता है पेयर एनिहिलेशन. एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. वो क्या है, वो पेयर एनिहिलेशन है. मास खत्म हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी. और एक और केस होता है जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन. फोटोन आता है, लाइट आती है, लाइट से क्या प्रोड्यूस करेंगे हम, फोटोन से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक प्रोटॉन और एक साथ में क्या है, एक पॉजिट्रॉन और एक साथ में इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन नहीं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन. तो ये टॉपिक्स तो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल बता दिया, इसलिए बता दिया कि आगे आपको ये बात पता हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी गलत होगा,
लेकिन नॉर्मल केसेस में आप कहें ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रही है, इसका मास कम हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस लॉ को बिल्कुल ठीक ठाक मान के चलेंगे। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। अब हम आर्टिकल पर आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो हमारे पास एक और जिसका सब आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल है, और जिसका नाम क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहीं पर एक और वर्ड आ जाएगा जिसको हम क्या नाम दे देंगे, हम कह देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नई हेडिंग आ गई, हाँ, इसी के अंदर एक और हेडिंग आ गई, और जिसको हमने क्या कह दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला कौन सा था? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन भी ऐसा, एक दूसरे में, दूसरा पहले में कन्वर्ट होता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो आप सिंपल सी बात समझो कि अगर किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड, जब आपने उसको छोड़ दिया तो वो कहाँ आएगी? ज़मीन पर। आते 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 उसमें क्या बढ़ जाएगी? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अभी उस दिन मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो वो कहते हैं दो मजदूर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को ईंट कैच करा देते हैं। ईंट उठाई और ईंट उठा के दूसरे को कैच करा दी, करी जा सकती है। कम डिस्टेंस पर आप ईंट कैच करा सकते हैं, लेकिन वही ईंट अगर थर्ड फ्लोर से किसी ने छोड़ी तो कोई कैच करने की कोशिश करेगा तो उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि थर्ड फ्लोर पर उसके पास में क्या है? कहता है थर्ड फ्लोर में उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जब वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे पहुंचते पहुंचते हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो पहले वाली पोटेंशियल नीचे पहुंच करके काइनेटिक में। अब इसके डेरिवेशन पर आ जाते हैं। डेरिवेशन क्या है या स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज का जो सम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। अब इसको डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करने का तरीका क्या है? डिराइव करने का तरीका, स्टेटमेंट मैं दोबारा बोल देता हूं। इट स्टेट्स दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हमको प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। कैसे करेंगे जरा इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्ट को आपने इस हाइट से छोड़ा, तीन पोजीशंस मैंने डिसाइड कर दी, पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी। ये टोटल हाइट मेरे पास है h, ये डिस्टेंस मैंने ले ली x, और ये वाला पार्ट रह गया मेरे पास में h माइनस एक्स। अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी पर डिस्कस करते हैं। यहाँ इनिशियली ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वेलोसिटी 0 पर से यहाँ पहुँच करके वेलोसिटी मैंने ले ली v डैश। ज़मीन पर पहुँच करके वेलोसिटी कितनी आ गई? v। अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कहता है एट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कहता है mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mu²। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या आएगी? मैकेनिकल एनर्जी एट ए आ गई mgh, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। फिर कहता है एट बी लेट वेलोसिटी बी v डैश। यहां पहुंच के वेलोसिटी कितनी आ गई? v डैश। तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। यहां पहुंच के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फिर हाफ m v डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट बी आ गई mgx। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आएगी? mg इंटू h माइनस एक्स। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या आएगी? कहता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी है और काइनेटिक कितनी है? mgx। सिंप्लीफाई कर दीजिए।
मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितनी आ गई, mgh। मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितनी आई थी, वो भी mgh। अब हम कहाँ जाएंगे, पोजीशन सी पर, ग्राउंड पर। पहला केस मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, कहता है एट ए, यहां पर पोटेंशियल कितनी है, हाइट ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। वेलोसिटी कितनी है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों का सम कितना आ रहा है, mgh। यहां तक हमने प्रूफ कर दिया। कहता है अब हम बी पर आ गए। बी पर वेलोसिटी कितनी है, बी डैश, बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gx, डिस्टेंस आ गई। वेलोसिटी का स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा था, 2gx, उससे आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, हाफ एम वी डैश स्क्वायर लगाया, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी एट बी आ गई mgx। अब उसके बाद कहता है काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, अब हाइट कितनी रह गई ग्राउंड से, कहता है हाइट रह गई h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg इंटू एच माइनस एक्स, पोटेंशियल mg इंटू एच माइनस एक्स, काइनेटिक mgx, दोनों मिला दिए, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, mgh। ये तो फिर वही चीज आ गई, हाँ ये फिर वही चीज आ गई। अब मैं जाऊंगा पार्ट सी पर। अब हम आ गए ग्राउंड पर, ग्राउंड पर जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां पर आकर के हाइट क्या हो जाएगी, कहता है ग्राउंड पर आकर के हाइट जीरो हो जाती है। अब हम पहुंच गए ग्राउंड पर, कहता है एट सी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यों, रीजन क्या है, हाइट जीरो। और काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर क्या करूंगा, लेट वेलोसिटी बी v। अब वेलोसिटी v ले ली मैंने, v स्क्वायर इक्वेशन यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। काइनेटिक एनर्जी एट c क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितनी आ रही थी, 0। मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या आएगी, फिर से mgh आ गया, थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या थी, वो भी mgh, इक्वेशन 2 क्या आई, mgh, इक्वेशन 3 क्या आई, वो भी mgh। तो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो क्या बना रहता है, कांस्टेंट। यहां भी mgh आ गया, यहां भी mgh आ गया, यहां भी mgh आ गया, तीनों जगह आपने क्या प्रूव कर दिया, mgh प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आपने प्रूव कर दिया कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है, तीनों पोजीशंस पर मैकेनिकल एनर्जी इज कमिंग, gh, mgh एंड mgh। अच्छा, इसी चीज का एक ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफिकली दिखाएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा जरा वो समझते हैं। एक तरफ आप हाइट लेके चले और एक तरफ आप एनर्जी लेके चले। आप अब की बार जो केस लेंगे, एजम्पशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, वो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। थ्रोन अप का मतलब आप ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को आपने उठा के ऊपर फेंका। जब आप नीचे से, उल्टा इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ऊपर से नीचे फॉलिंग समझ लिया, अब नीचे से ऊपर का थ्रोइंग समझिए। नीचे से जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो यू इम्पार्ट अ वेलोसिटी, जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप दे सकते हैं उतनी। कभी कभी दो बच्चे होते हैं ना, देख मैं देखता हूँ तेरी बॉल कितनी ऊपर तक जाती है और फिर मेरी बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी, तो दोनों जितनी जान लगाएंगे उतनी हाइट तक बॉल जाएगी। इसी यही कंपैरिजन हो जाता है दोनों की ताकत का। तो बॉल उठाई और उठा के ऊपर फेंकी, अब वो कितनी हाइट तक जाएगी ये किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी वेलोसिटी दी, क्योंकि आप ग्राउंड पर क्या दे सकते हैं, वेलोसिटी, उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, हाइट पर। आपने फेंका, दूसरे फ्रेंड ने फेंका, मान लो फ्रेंड की बॉल ज्यादा ऊपर तक गई, इसका मतलब उसने ज्यादा वेलोसिटी दी थी,
तभी तो उसकी बॉल ऊपर तक गई। तो यहां मैंने केस ले लिया, एजम्पशन क्या ले लिया कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप। अब ग्राउंड से ऊपर तक फेंका तो आपने उसको हाइट बढ़नी शुरू हो गई। जब हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के साथ के साथ एक और चीज हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों? जब आपने फेंका था तब आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से फेंका था। जब वो टॉप पर पहुंचा, टॉप पर पहुंचने का मतलब वहां वेलोसिटी 0 हो गई, तभी तो टॉप पर पहुंचा, नहीं तो फिर और जाता। वेलोसिटी बचती तो और जाता, वेलोसिटी बचती तो और जाता, लेकिन जब मैक्सिमम पोजीशन पर होगा तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन हाथ के साथ क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फिर हो क्या रहा, ओवरऑल क्या हो रहा है, कहता है हाफ हाइट पर। यहां हाफ हाइट पर ले लेते हैं। एट हाफ हाइट पोटेंशियल एनर्जी mgh/2, काइनेटिक एनर्जी mgh/2, दोनों एनर्जीज का सम mgh, दोनों एनर्जीज का सम mgh। कहता है यहां पर क्या था, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी। यहां जब हाइट 0 थी तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और जब हाइट मैक्सिमम हुई तब वेलोसिटी 0 थी। जब आपने नीचे से फेंका ना, फिर से समझो, आपने ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंका तो उसके पास में क्या मैक्सिमम थी, वेलोसिटी। लेकिन जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंची तो उसके पास क्या मैक्सिमम हो गया, वहां पर वेलोसिटी 0 हो गई और हाइट मैक्सिमम हो गई। फिर ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, जब जमीन पर टप्पा खाती है बॉल तो उसके पास मैक्सिमम क्या होती है, वेलोसिटी। उसके पास मैक्सिमम क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या कम हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक और बात आती है कि सर ऐसा तो कभी होता नहीं कि आप कह रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज ट्रू होता है। हम जितनी हाइट से बॉल फेंकते हैं दोबारा उतनी हाइट पर बॉल मिलती है क्या, नहीं मिलती। आप बॉल छोड़ के देखो, दोबारा टप्पा खा के ऊपर आती है। कितनी हाइट तक आती है, अगर आपने 2 मीटर से फेंका था, 2 मीटर से अगर आप छोड़ोगे तो 1.90 पर ही आएगी, 1.80 पर ही आएगी। कभी आपके हाथ में दोबारा बॉल वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस केस में जब उसको छोड़ा था, उसने जमीन में हवा में जब गया तो एयर फ्रिक्शन एक चीज थी। उसके बाद जो सरफेस था वहां पर जो कोलिजन था वो इलास्टिक नहीं था। तीसरी बात, जो बॉल का मटेरियल है वो भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। फिर दोबारा जब वो ऊपर आएगी तब भी एयर फ्रिक्शन रहेगा। इन सब का रिजल्ट ये होगा कि उसकी एनर्जी सराउंडिंग्स को लूज हो जाएगी। जब हम डेरिवेशन लेते हैं तब हम आइडियल केस लेते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में जब चलते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में चलते हैं, वी ऑब्जर्व दैट एनर्जी इज लॉस्ट। फिर एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है पेंडुलम वाला। पेंडुलम वाला केस भी एक बार और क्लियर करते हैं। पेंडुलम का केस क्या है, पेंडुलम जो है उसमें भी यही चीज़ है। आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, आपने डिस्प्लेस करके छोड़ा। डिस्प्लेस करते टाइम आपने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आप इसको एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दो, आप इसको एक मैक्सिमम हाइट दे दो। आप इस हाइट तक ले गए, ग्राउंड से ये हाइट एच आ गई, ये भी हाइट एच आ गई। यहां आपके पास वेलोसिटी क्या थी, 0। यहां पहुंच के वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। जब आपने छोड़ा तो ऑब्जेक्ट के पास, पेंडुलम को आप जब साइड से छोड़ते हैं, जब आप इस पोजीशन तक लाके छोड़ते हैं तो उसमें क्या मैक्सिमम होता है, उसके पास हाइट मैक्सिमम होती है। व्हेन यू रिलीज इट, इट कम्स टू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर उसकी क्या मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो आप पेंडुलम वाला केस भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए। एक छोटा सा स्विंग समझ लो, जिसपे कोई छोटा बच्चा बैठा है, छोटा भाई बहन बैठा है आपका, और आप उसको झूला दे रहे हैं। अब झूला देने के लिए आपने दूर तक खींचा और खींचने के बाद फिर छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने जब उसको हाइट तक खींचा था तब आपने क्या दी, पोटेंशियल। जब वो बीच में आएगा तब उसके पास फिर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल। फिर दोबारा बीच में आएगा, फिर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक। अच्छा, धक्का देने के लिए आप कहाँ खड़े होते हैं, बीच में या साइड में, साइड में।
क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये यहाँ तक आएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, इसकी हाइट मैक्सिमम हो चुकी होगी, आप फिर धक्का देंगे तो फिर वो उसको आगे जाएगा, फिर वो ऊपर तक जाएगा, फिर दोबारा वापस। तो इसका मतलब इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। यहां पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और उसके बाद यहां आके कहता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। ये पेंडुलम का केस है। अब इसका एक छोटा सा फार्मूला बनाते हैं और फार्मूला बना के फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये फार्मूला क्या बनेगा? कहता है हम एक फार्मूला में यूज कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रही हो या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही हो तो ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और काइनेटिक का भी मैक्सिमम, और एक टाइम पर दोनों मैक्सिमम नहीं हो सकते। सबसे मजे की बात, एक टाइम पर दोनों मैक्सिमम नहीं हो सकते। एक टाइम पर हाईएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक नहीं। मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल नहीं। लेकिन जब दोनों की वैल्यूज को इक्वल रखता हूं, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² लेता हूं तो v² इज इक्वल टू 2gh आ रहा, और या फिर फार्मूला बन गया मेरे पास v इज इक्वल टू √2gh। इस फार्मूला को हम पेंडुलम के केस में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद टॉपिक आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद हमने केस लिया ग्राफ वाला, ग्राफ के बाद पेंडुलम वाला। थैंक यू।